हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे श्याम श्याम। उम्मीद है कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी जो है वो काफ़ी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि बीपीएससी ने अपना एग्ज़ाम कैलेंडर भी जारी कर दिया है और सितंबर में आपके बीपीएससी टीआरई 4 के एग्ज़ाम हैं। उम्मीद ये लगाई जा रही है कि होली के बाद जो है आपका नोटिफिकेशन आएगा, जिसके बाद आप फॉर्म जो है फिल कर पाएंगे। तो इसी के जो है ध्यान में रखते हुए इन सब बातों को हमने घटना चक्र की अपनी बुक से बीपीएससी घटना चक्र की जो पूर्वावलोकन की सामान्य अध्ययन बुक है, इसको हमने शुरू किया है। आप में से बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि इसको शुरू करवाया जाए। वैसे एक बार पहले मैं इसको कवर करवा चुका हूँ और मैं दोबारा इसको जो है कवर करवा रहा हूँ और इसी के संदर्भ में ये हमारी दूसरी क्लास है जो हमारी ज्योग्राफी की होने वाली है। वैसे अगर बात करें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो ये हमारी ज्योग्राफी की जो है पहली क्लास है, जिसमें हम भारत का भूगोल और इससे संबंधित जो है सवालों को देखेंगे। अभी हमारा जो आज का क्लास होने वाला है, इसमें हम छोटे छोटे टॉपिक जैसे क्षेत्रफल, अक्षांशीय विस्तार, मानक समय और भौतिक जो विभाजन है भारत का, सीमावर्ती देश है, इन सभी से छोटे छोटे टॉपिक से संबंधित कई सवालों को डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और आपके जितने भी दोस्त जो है बीपीएससी टीआरई 4 के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को ये क्लास शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है और कितना इम्पोर्टेंट इस बुक का रोल रहता है आपके एग्ज़ाम में। 38वीं से लेके आपको 71वीं बीपीएससी तक के सभी सवाल इसमें पीवाईक्यू आपको मिल जाएंगे और हिस्ट्री की भी क्लासेस लगातार आपके लिए कराई जा रही हैं 2-3 दिन से। तो आप सभी लोग उसको भी देखिएगा, उसका प्लेलिस्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, जहाँ से आप जाके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहाँ से आप इस क्लास की जो है पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। आपकी अगर कोई क्वेरी होती है एग्ज़ाम को लेकर या सब्जेक्ट को लेकर, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ सकते हैं और या आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर अपनी समस्या को आप हम तक पहुंचा सकते हैं। तो हम जो है ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आज की हमारी क्लास जो है वो थोड़ा सा छोटी रहेगी और जैसे जैसे आपका जो सपोर्ट मिलता रहेगा वैसे वैसे हमारी क्लासेस की जो है लेंथ बढ़ती रहेगी। हिस्ट्री के अलावा ज्योग्राफी और इसके अलावा साइंस की सभी क्लासेज आपको देखने को मिलेंगी। जनरल साइंस के, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, बिहार स्पेशल की क्लासेज आपको देखने को मिलेंगी। बिहार स्पेशल की क्लासेज आपको घटना चक्र से भी देखने को मिलेंगी और दानिश सर के बुक से भी आपको देखने को मिलेंगी और इसके अलावा सचिन एकेडमी की बुक से भी आपको बिहार स्पेशल की क्लासेज आपको देखने को मिलेंगी। तो आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है, आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। सभी क्लासेस की पीडीएफ आपको निःशुल्क जो है टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी, कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। देखिए, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी जो है जनसंख्या कितनी है ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है। तो अगर हम बात करें तो लगभग जो है संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का भारत जो है ये 17.5% शेयर करता है, 17.5% 2011 की जनगणना के अनुसार। अब यहाँ पर देखिए नियर बाई जो है 17% दिया गया है, तो इसीलिए आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, बी विकल्प सही हो जाएगा, आप इसको ध्यान में रखिएगा। अगर अब आता है सवाल तो 17.5% होगा, क्योंकि अभी तक जो है जनगणना नहीं हुई है और नए आंकड़े जारी नहीं हुए। 2011 की जनगणना को ही हम आधार मानकर चलेंगे। देखिए, 39वीं बीपीएससी में ये सवाल आपसे पूछा गया था और इसका सही जवाब जो है ये दूसरा विकल्प हो जाएगा। देखिए, भारत का क्षेत्रफल जो है ये लगभग जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का 2.4% है और जबकि जो है भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या जो है ये निवास करती है। मान लीजिए अगर मैं आपको एक ग्लोब बनाकर समझाऊं, ये हमारी अर्थ हो गई। ठीक है, ये अगर ये हमारी अर्थ हो गई तो यहाँ से अगर हम देखें तो कुछ इतना सा जो हिस्सा है हमारा, कुछ इतना सा हिस्सा, मान लीजिए इतना सा हिस्सा जो है 2.4% जो है ये जो है भारत शेयर करता है किसके हिसाब में, तो एरिया के हिसाब में। और अगर जनसंख्या की बात की जाए तो लगभग जो है इतना एरिया हमारा 17.5% जो है ये जनसंख्या जो है भारत कवर करता है। तो आप सभी लोग जान गए होंगे, उम्मीद है आप सभी लोग जो है समझ गए होंगे। देखते हैं अगला सवाल हमारा। अगला सवाल कह रहा है कि जो है अक्षांशीय विस्तार टॉपिक से है। बीपीएससी बीएओ मार्च 2024 में सवाल पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस राज्य से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि कर्क रेखा जो है भारत के 8
8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम शामिल हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे राजस्थान और त्रिपुरा भी है, लेकिन यहाँ पर उड़ीसा नहीं होगा। ठीक है, तो उड़ीसा से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है। मैं फिर से आपको बता दूं, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें आपको गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम देखने को मिलते हैं। अगला सवाल देखिए, भारत जो है विस्तृत है। अब मतलब ये जो है भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार जो है आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो भारत की जो मुख्य भूमि है, इसका जो विस्तार है ये 8 डिग्री 4 मिनट से, याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, उत्तरी अक्षांश, ये जो लिखा है ये उत्तरी अक्षांश लिखा है, तो ये उत्तरी अक्षांश होगा। और अगर हम बात करें 68 डिग्री 7 मिनट से, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर और जो है 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट, ये पूर्वी देशांतर होगा। ठीक है, पूर्वी देशांतर होगा। और यहाँ पर देखिए उत्तर उत्तर दक्षिण लिखा है, लेकिन यहाँ पर तो ये दो ऑप्शन वैसे ही गलत हो जाते, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में नहीं है। ये हमारा भारत जो है ये उत्तरी गोलार्ध में है, तो ये दोनों जो है ये उत्तरी ही लिखा जाएगा। ठीक है, आप लोग समझिएगा। मान लीजिए ये हमारी एक ग्लोब हो गया, ये हमारा ग्लोब हो गया, और यहाँ से अगर हम देखें तो आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो लेटी हुई लाइनें होती हैं आप इनको अक्षांश कहते हैं। ठीक है, अक्षांश कहते हैं। और जो खड़ी हुई लाइनें होती हैं आप इनको देशांतर कहते हैं। तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध कैसे पता करेंगे कि उत्तरी गोलार्ध कहाँ है? तो जो 0 डिग्री आपकी जो रेखा जाती है, 0 डिग्री जो बीचों बीच से ग्लोब के जाती है, ठीक है, ये आपकी होती है 0 डिग्री रेखा, जिसको हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। अब इसके ऊपर का जो भाग है इसको उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और नीचे का जो क्षेत्र है इसको दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। और भारत की स्थिति कहाँ पर है दोस्तों? तो भारत की स्थिति जो है ये भारत की स्थिति यहाँ पर है, यहाँ पर है। हम कह सकते हैं उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, लेकिन आपको बोला क्या जाता है ये आपका जो है क्योंकि देशांतर से अगर हम बांटेंगे तो ये पूर्वी देशांतर हो जाएगा, इधर पूरब की तरफ है, लेकिन हम क्या कहते हैं कि भारत जो है ये उत्तरी गोलार्ध में है। तो अब ऐसे में अगर अक्षांशों की जो है स्थिति पूछी जाएगी तो यहाँ पर आपको उत्तर दिशा ही देखने को मिलेगी। तो इसका कौन सा जवाब सही हो जाएगा? ये जवाब सही हो जाएगा डी विकल्प, इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि भारत जो है ये 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तर से लेकर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और जो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर जो है 97 डिग्री जो है 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है, और कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। स्पष्ट है कि कोई विकल्प जो है इसमें से सही नहीं है। अगला सवाल देखिए, बीपीएससी स्कूल टीचर में पूछा गया सवाल है। 7/12/2023 को कहा जा रहा है कि निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर कर्क रेखा के जो है उत्तर में अवस्थित है। अब देखिए कर्क रेखा आप सभी लोग जानते हैं 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम शामिल हैं। अब कुछ इसमें से कुछ स्टेट जो है ये नीचे आते हैं, या कुछ जो शहर हैं ये कर्क रेखा के नीचे आते हैं, ये दक्षिण में हो जाएंगे, जो ऊपर आते हैं वो उत्तर में हो जाएंगे। तो इसका जो सही जवाब कौन सा हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका आइजोल। आइजोल जो है ये उत्तर में है, बाकी सभी आपके जो भोपाल और रांची हैं ये आपको दक्षिण में देखने को मिलते हैं। तो इसका जो है बी विकल्प है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए दिए गए नगरों में जो है आइजोल जो मिजोरम की राजधानी है, और ये जो है कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, जबकि भोपाल जो मध्य प्रदेश की राजधानी है और रांची जो है झारखंड की राजधानी है, कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। अब देखिए मानक समय से अगला सवाल है आपका कि भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो होता है IST और ग्रीनविच मीन टाइम, इनमें जो है कितना अंतर पाया जाता है? ग्रीनविच मीन टाइम से और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में आप सभी लोग जानते हैं ये 5.5 घंटे का अंतर पाया जाता है, 5.5 घंटे का अंतर। अब क्योंकि ये 2005 का सवाल है, यहाँ पर आपको नियर बाई देखना है, तो नियर बाई आपका जो है बी विकल्प सही हो जाएगा। अब जो सवाल आते हैं उसमें आपको जो है 5.5 घंटे का अंतर ही आपको देखने को मिलता है, याद रखिएगा। तो अब इसको याद रखिएगा, अब इस तरह के सवाल आपको नहीं मिलेंगे, अब आपको एग्जैक्ट फिगर मिलने वाला है। देखिए 69वीं बीपीएससी का सवाल है अगला, 2023 में पूछा गया था कि किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती हैं। किस पठार पर कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती हैं? मान लीजिए ये कर्क रेखा जा रही है और ये भारतीय जो है मानक समय रेखा आ रही है, ठीक है। तो ये कहाँ पर आपको क्रॉस करती हैं या सेक्शन काटती हैं आपस में? तो ये बघेलखंड में आपको काटती हैं, याद रखिएगा। तो ये इसका जो है बघेलखंड हो जाएगा, सी विकल्प सही हो जाएगा। 69वीं बीपीएससी प्री 2023 में पूछा गया सवाल था। देखिए बघेलखंड पठार जो है ये छत्तीसगढ़ पर कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक
दूसरे को काटती हैं यहाँ पर, और यह दोनों रेखाएं छत्तीसगढ़ के सूरजपुर क्रॉसिंग पॉइंट पर एक दूसरे को काटती हैं। भारतीय मानक देशांतर रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है, ये याद रखिएगा। अभी तक हमने कर्क रेखा देख लिया। अब जो ग्रीनविच मीन टाइम है 82.5 डिग्री को जो माना जाता है भारतीय मानक समय रेखा, वो जो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। तो टोटल कितने राज्य हो गए? 1 2 3 4 5, 5 राज्यों से होकर गुजरती है, ये आप लोग याद रखिएगा। बाकी कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है, आप सभी को पता होगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कर रहा है ग्रीनविच मीन टाइम या ग्रीनविच माध्य समय, जीएमटी जिसको हम बोलते हैं, ये भारतीय मानक समय से कितना आगे रहता है? कितना आगे? तो मैंने आपको बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले, बीपीएससी टीआरई में फिर से सवाल पूछा गया, जुलाई 2024 में टीआरई 3 में ये सवाल पूछा गया। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका कितना हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा 5.5 घंटे। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, जहाँ पर आपको नियर बाई फिगर दिया हुआ था 5 घंटे का। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5.5 घंटे। देखिए, भारत का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से जो है ये 5.5 घंटे आगे है, और भारत जो है भारत में जो है 82 डिग्री 5 मिनट की जो है ये पूर्वी देशांतर है, इसी को जो है मानक मध्याह्न रेखा माना जाता है। और मध्याह्न रेखा पर स्थानीय समय पूरे देश के लिए मानक समय के रूप में जाना जाता है। प्रधान मध्याह्न रेखा जो 0 डिग्री है, ग्रीनविच की रेखा के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह लंदन के पास ग्रीनविच से होकर गुजरती है। अगला सवाल देखिए, सीमावर्ती देशों से है, और आपसे कहा जा रहा है कि भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? भारत और चीन के बीच की जो सीमा रेखा है उसको क्या कहते हैं? तो मैकमोहन रेखा ये भारत और चीन के बीच में है, याद रखिएगा। मैकमोहन रेखा जो है ये भारत और चीन के बीच में है, ए विकल्प सही हो जाएगा। ठीक, बाकी आप लोग बताइएगा कि रेड क्लिफ रेखा जो है ये किसके किसके बीच में है। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा जो है ये किसके किसके बीच में है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 67 बीपीएससी प्री री एग्जाम का सवाल है, 2022 में पूछा गया था। देखिए, भारत और चीन के बीच में उत्तरी पूर्वी सीमा का सीमांकन जो है मैकमोहन रेखा के द्वारा किया जाता है, और इस रेखा का निर्धारण जो है कब हुआ था? 1914 में हुआ था। ये भी देख लीजिएगा कब हुआ था, ये भी आपसे पूछ सकता है। देखिए, म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की जो है सीमाएँ लगती हैं? 68 बीपीएससी प्री 2022 में सवाल पूछा गया था। तो म्यांमार के साथ अगर हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की सीमाएं लगती हैं। ठीक है, यही सीमाएं जो स्पष्ट करती हैं वो आपके हो जाएंगी अरुणाचल प्रदेश, देखिए यहाँ पे दिया गया, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड, और फिर आपका जो है मणिपुर, और फिर आपका मिजोरम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। देखिए, असम की सीमा जो है ये आपकी म्यांमार से नहीं लगती है। यहाँ पर देखिए आंकड़े भी दिए गए हैं। अरुणाचल प्रदेश से जो है 520 किलोमीटर की सीमा, नागालैंड से 215, मणिपुर की 398 और मिजोरम की जो है 510 किलोमीटर की सीमा जो है ये म्यांमार को स्पर्श करती है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित देशों में से किसकी भारत के साथ जो है सबसे लंबी अध सीमा है? सबसे लंबी सीमा किसकी है? बीपीएससी स्कूल टीचर का ये सवाल है, बीपीएससी टीआरई 2 का हम मान सकते हैं, 2023 में पूछा गया था। तो बांग्लादेश की जो सीमा है ये सबसे ज़्यादा लगती है। ठीक है, बांग्लादेश की सीमा सबसे ज़्यादा लगती है, आप सभी लोग जानते हैं, पढ़ा होगा आपने। 4096 किलोमीटर लंबी सीमा जो है ये भारत जो है बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। देखिए, भारत की सबसे लंबी जो है इंटरनेशनल बाउंड्री जो है बांग्लादेश के साथ लगती है, जिसकी लंबाई लगभग 4096 किलोमीटर है। असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा ऐसे भारतीय राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ जो है सीमा साझा करते हैं। अब देखिए, भारत का भौतिक विभाजन देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि निम्न कथनों पर जो है आपको विचार करना है। निम्न कथनों पर विचार करना है। कहा जा रहा है कि ग्रेटर हिमालय अपनी निरंतरता के लिए जाना जाता है, और निम्न हिमालय अपनी व्यापकता और अनुप्रस्थ वादियों के लिए जाना जाता है। शिवालिक बाह्य हिमालय है जो उत्पत्ति में सबसे नवीनतम है। अब देखिए, ये तो बिल्कुल सही है कि शिवालिक जो है ये नवीनतम हिमालय है, और मतलब वाह्य हिमालय है जो सबसे नवीनतम है। तो यहाँ पर कौन कौन से सवाल जवाब सही हो जाएंगे? देखिए, यहाँ पर देखिए, ग्रेटर हिमालय अपनी निरंतरता के लिए जाना जाता है, और शिवालिक जो है वाह्य हिमालय है जो उत्पत्ति में सबसे नवीन है। तो इसका सी विकल्प सही हो जाएगा। केवल पहला और तीसरा स्टेटमेंट इसमें सही दिए गए हैं। 65 बीपीएससी का सवाल है। देखिए, ग्रेटर हिमालय पश्चिम से पूर्व तक अपनी निरंतरता के लिए जाना जाता है। शिवालिक बाह्य हिमालय है जो कि उत्पत्ति की दृष्टि से सबसे नवीनतम है। इस प्रकार प्रश्नगत जो है कथन 1 और 3 विकल्प जो है सही है, कथन 2 जो है सही नहीं है। देखिए, भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। कह रहा है कि संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय का पठार दक्कन का पठार का ही विस्तारित भाग है, और कश्मीर घाटी की रचना एक सम अभिनति के रूप में हुई है, और गंगा का मैदान की रचना जो है एक अग्रगर्त के रूप में हुई है, और हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है। अब इसमें से कौन कौन सा सही
सही है ये आपको बताना है। देखिए जो चौथा ऑप्शन है ये अभिसरण के रूप में नहीं हुई है हिमालय की उत्पत्ति, ये संपीड़न से हुई है, एक दूसरे के ऊपर जो है प्लेटें चढ़ गई हैं, इससे हुई है, अभिसरण के रूप में नहीं हुई है। तो ये पहला तो गलत हो जाएगा आपका, बाकी आपके जो है तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। ये आपके तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे कि संरचनात्मक दृष्टि से जो है मेघालय का पठार दक्कन के पठार का ही भाग है, और कश्मीर घाटी जो है एक सब अभिनति है, और गंगा का मैदान जो है एक जो है अग्रगर्त के रूप में इनका रचना हुआ है। तो ये आपका पहला, दूसरा, तीसरा सही हो जाएगा। 47वीं बीपीएससी का सवाल था, प्री 2005 में पूछा गया था। देखिए मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का जो है आउटलायर है, और यह बहिर्शायी है, यह एक समतल भूमि है जो भ्रंशन के कारण भारतीय प्रायद्वीप से मालदा गैप से द्वारा पृथक होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि मेघालय का पठार जो है ये दक्कन के पठार से या प्रायद्वीपीय भूमि से कैसे अलग होता है, तो ये मालदा के गैप से अलग होता है। अतः कथन एक आपका सही है। कश्मीर घाटी की रचना जो है हिमालय की समवर्ती में ही हुई, ये भी सही है। और स्वेस के अनुसार गंगा के विशाल मैदान की उत्पत्ति तब हुई जब प्रायद्वीप के दृढ़ भूखंड ने हिमालय के दक्षिण की ओर प्रसार को रोका। तो हिमालय के उच्च वलयों के समक्ष एक अग्रगर्त पैदा हो गया, फोर डीप पैदा हो गया, और यह अग्रगर्त एक विशाल भूसन्नति की भांति था। विशाल हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा निरंतर लाए गए अवसादों से यह अग्रगर्त धीरे धीरे बढ़ता रहा, और बाद में इसी से जो है विशाल मैदानों का निर्माण हुआ। अतः कथन 3 भी सही है, कथन 3 भी सही है। और हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टक्कर से हुई है, चीनी प्लेट का विवरण प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में नहीं है, ये आप जान लीजिए। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जिला जो है धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? कौन सा जिला जो है ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों वाला नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तीसरे नंबर का सवाल है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा रोहतास। ठीक है, रोहतास नहीं है, बाकी आपका सभी है। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें, देखिए बीपीएससी प्री 2019 में ये सवाल पूछा गया था। बिहार में धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाले जिले जो है ये दक्षिण पूर्व बिहार के अंतर्गत आते हैं, जिनमें मुंगेर, नवादा, जमुई जिले शामिल हैं। वहीं रोहतास दक्षिण पश्चिम बिहार का भाग है। इस क्षेत्र में विंध्यन प्रकार की भूस्तरीय रचना पाई जाती है। बिहार में विंध्यन भूस्तरीय रचना कैमूर एवं सोन नदी घाटी रोहतास में पाई जाती है। अगला सवाल देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः एक भाग था, तो ये किसका एक भाग था? तो आप सभी लोग जानते हैं गोंडवाना लैंड का ही भाग था। किसका भाग था? गोंडवाना लैंड का ही भाग था। बी विकल्प जो है सही हो जाएगा। बीपीएससी टीआरई 3 में जुलाई 2024 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप एक विशाल भूभाग का हिस्सा था, जिसे गोंडवाना महाद्वीप कहते थे। यह विशाल महाद्वीपीय क्रिटेशियस काल के दौरान भारत, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका में जो है ये विभाजित हो गया। अगला सवाल देखिए, भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत की निम्नलिखित भौतिक फिजियोग्राफिक इकाइयों को अवरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। देखिए केंद्रीय उच्च भाग, महान मैदान, तटीय मैदान और उत्तरी पर्वत। तो इसको जो है किस तरह से बनाया गया है मैं आपको बताता हूँ किस तरह से व्यवस्थित किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका आ जाएगा कौन? तटीय मैदान। तो 3 हो जाएगा, क्योंकि आपको जो है ये जो है आरोही क्रम में लगाना है छोटे से बड़े की तरफ। इसके बाद आपका जो है केंद्रीय उच्च भाग आ जाएगा, 3 के बाद 1 आ जाएगा, और फिर आपका जो है क्या आ जाएगा? महान मैदान और आपका फिर उत्तरी पर्वत। तो महान मैदान और उत्तरी पर्वत 3 1 2 4 हो जाएगा। तो इसका सही जवाब आपका ये हो जाएगा। ठीक है, देखिए बीपीएससी स्कूल टीचर 11वीं से 12वीं के एग्जाम में 15/12/2023 में ये सवाल पूछा गया। और भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत की भौगोलिक इकाइयों का अवरोही क्रम जो है ये आपका तटीय मैदान, फिर केंद्रीय उच्च भाग, और फिर महान मैदान, और फिर आपका उत्तरी पर्वत हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की दिशा में आपको व्यवस्थित करना है। ये भी आपका बीपीएससी 11वीं से 12वीं के एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? आप सभी लोग जानते हैं उत्तर से दक्षिण में, उत्तर ऊपर हो जाएगा और नीचे जो है दक्षिण हो जाएगा। तो देखिए मैंने आपको कहा था KLJ पहले बताया था, PDS काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौराधर और शिवालिक। तो यहाँ पर देखिए काराकोरम कहाँ पर है? तो काराकोरम आपका देखिए कहाँ पर दिया गया है? तो ये दूसरे नंबर पर दिया गया है, तो 2 तो पहले आ जाएगा। तो ये सभी कट हो गया, आपका केवल यही बच गया। ठीक है, इसके बाद देखिए लद्दाख 2 के बाद 1 आ गया, फिर आपका जो है जास्कर आ गया। ठीक है, जास्कर 3 नंबर पे, फिर आपका पीर पंजाल आ जाएगा। तो ये आपका 2 1 4 3 जो है यही आपका सही हो जाएगा। आप KLJ PDS याद रखिएगा, यहाँ से आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी। K से काराकोरम, L से लद्दाख, J से जास्कर, P से पीर पंजाल, D से धौलाधर और S से जो हो जाएगा शिवालिक हो जाएगा। अब आपको जैसे भी उत्तर से दक्षिण दिशा में आपको एडजस्ट करना होगा, आप लोग क्रम से लगा दीजिएगा। देखिएगा लद्दाख, काराकोरम, पीर पंजाल और जास्कर पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण की क्रम
की ओर जो सही क्रम है ये काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल है। अगला सवाल देखिए, गंगा के मैदान को एक किसके रूप में वर्णित किया गया है? तो अभी आपने देखा था कि ये जो है किसके रूप में जो है किया गया है, तो ये एक जियो सिंक्लाइन, ठीक है, जिसे हम भू अभिनीति गर्त कहते हैं, ये आपका जियो सिंक्लाइन के रूप में जो है वर्णित किया गया है। तो सी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। सी विकल्प 67वीं बीपीएससी प्री 2022 में ये सवाल पूछा गया है। देखिए, गंगा के मैदान को एक जियो सिंक्लाइन या भू अभिनीति गर्त के रूप में वर्णित किया गया है। इसका निर्माण मुख्य रूप से हिमालय पर्वतमाला निर्माण प्रक्रिया के दौरान हुआ था। अगला सवाल देखिए, बिहार की भौगोलिक संरचना प्रणालियाँ चट्टानी प्रणालियों से बनी है। चट्टानी प्रणालियों और उनके विवरण से मिलान कीजिए, ये आपको बताना है। ठीक है, कौन सा जो है किस तरह के चट्टान से बना है ये आपको बताना है। अब देखिए, कह रहा है कि जो है विंध्यन चट्टान प्रणाली, पहले देखिए धारवाड़ कह रहा है। धारवाड़ में कौन कौन से, ये देखिए धारवाड़ जो है ये सबसे पुराना जो है आर्कियन सिस्टम है या रॉक आर्कियन सिस्टम है। थोड़ा सा छोटा करता हूँ, ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा। तो धारवाड़ को हम किससे मिला देंगे? तो ये सबसे पुराना जो है आर्कियन रॉक सिस्टम का हिस्सा है, तो ये आपका 3 हो जाएगा। विंध्यन प्रणाली आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी? तो विंध्यन प्रणाली में जो है बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और डोलोमाइट और क्वार्टजाइट ये आपको देखने को मिलते हैं, ये याद रखिएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 3 के बाद आपका जो है 4 हो जाएगा। देखिए, ये आप इसको हम चौथे से मिला देंगे। और क्वाटरनरी चट्टान प्रणाली जो है ये कैसे? तो ये हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों के द्वारा मिट्टी के जो अवशेष लाए गए हैं इनसे बनी है ये, तो ये आपका 1 हो जाएगा। और तृतीय चट्टान प्रणाली कहाँ पर पाई जाती है? तो पश्चिम चंपारण जिले में आपकी पाई जाती है। तो याद रखिएगा 3 4 1 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। 3 4 1 2 3 4 1 2 देखिए कहाँ पर लिखा हुआ है? तो ये बी विकल्प में लिखा हुआ है। ये 69वीं बीपीएससी 2023 में पूछा गया था। बी विकल्प में 3 4 1 2 है, याद रखिएगा। अब देखिए थोड़ा सा और देख लीजिए, बिहार की जो भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणालियों से बनी है वो कुछ इस प्रकार है। धारवाड़ चट्टान प्रणाली जो है यह सबसे पुराने आर्कियन रॉक सिस्टम का हिस्सा है। और विंध्यन चट्टान प्रणाली जो है इसमें बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्टजाइट और सैल इस चट्टान के प्रमुख घटक हैं। देखिए, क्वाटरनरी चट्टान प्रणाली में हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों के द्वारा इसमें मिट्टी के जमाव से ये बना हुआ है। और तृतीय चट्टान प्रणाली जो है ये पश्चिम चंपारण जिले में पाई जा सकती है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश से संबंधित टॉपिक है हमारा, और इसमें कहा जा रहा है कि हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है। तो हिमालय के पर्वत पदीय प्रदेश को हम क्या कहते हैं? तो इसको हम शिवालिक कहते हैं। याद रखिएगा, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम शिवालिक कहते हैं। तो इसका कौन सा जवाब सही हो जाएगा? तो इसका बी विकल्प सही हो जाएगा। 43वीं बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया था। हिमालय के जो फुटहिल रीजन है इसको हम शिवालिक कहते हैं। देखिए, हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश शिवालिक श्रेणी के दक्षिण भाग पर स्थित है। ये हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणियाँ हैं और शिवालिक के उत्तरी ढालों तथा लघु हिमालय के दक्षिणी ढालों के मध्य अनेक चौरस तल वाली संरचनात्मक घाटियाँ आपको देखने को मिलती हैं। अगला सवाल देखिए, बीपीएससी बीएओ मार्च 2024 का सवाल है। हिमालय पर्वत की निम्नलिखित चोटियों में से कौन सी भारत में नहीं है? कौन सी भारत में नहीं है ये आपको बताना है। तो नंगा पर्वत भारत में है, और जो है माउंट कामेट भी जो है ये भारत में है, लेकिन धौलागिरी जो है, धौलागिरी कहाँ पर है? तो ये नेपाल में है। याद रखिएगा, नेपाल में है। तो ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। बीपीएससी बीएओ मार्च 2024 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, धौलागिरी पर्वत शिखर ये आपको जो है पर्वत शिखर जो है नेपाल में मिलेगा, और नंगा पर्वत जास्कर श्रेणी में भारत के पाकिस्तान अधिकृत पीओके में आपको देखने को मिलेगा, जबकि कामेट जो है ये उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है। अगला सवाल देखिए, बीपीएससी टीआरई 3 जुलाई 2024 का सवाल है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब है ये आपका कंचनजंगा सही माना गया था, याद रखिएगा, क्योंकि ये पूर्णतः जो है भारत में है। तो ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, कंचनजंगा भारत के सिक्किम और नेपाल के बीच स्थित है, और यह 8586 मीटर की ऊंचाई के साथ विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद नंदा देवी भारत की सबसे ऊंची चोटी है, और कंचनजंगा को बर्फ के 5 खजाने के रूप में भी जाना जाता है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय पर्वत का सबसे लंबा हिमनद है? हिमालय पर्वत का सबसे लंबा हिमनद कौन सा है ये आपको बताना है। तो देखिए, यहाँ पर जो सही माना गया बीपीएससी बीईओ मार्च 2024 में, यहाँ पर जो है बतूरा को माना गया। ठीक है, बतूरा को माना गया। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, दिए गए विकल्पों में बतूरा हिमनद जो है ये 57 किलोमीटर लंबा है, और ये हिमालय का सबसे लंबा हिमनद है। यह काराकोरम रेंज में पाक अधिकृत गिलगिट बाल्टिस्तान में है। आयोग की उत्तर कुंजी में हिस्पर को सही माना गया था, परंतु हिस्पर की जो लंबाई है ये 79 किलोमीटर है। अगला सवाल देखिए, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ। तो शिवालिक श्रेणी का निर्माण कौन से काल में हुआ था? तो ये हुआ था सेनोजोइक कल्प में। ठीक है, सेनोजोइक कल्प में हुआ था। तो इसका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 42वीं बीपीएससी प्री 1997 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, शिवालिक या वाह हिमालय का निर्माण सेनोजोइक महाकल्प के नियोसिन कल्प के प्लेयोसिन युग में
2.58 से लेकर 5.33 मिलियन वर्ष पूर्व में हुआ था। अगला सवाल देखिए, वृहत हिमालय अर्थात हिमाद्री के पूर्वी छोर पर क्या है? वृहत हिमालय या हिमाद्री के पूर्वी छोर पर आपको क्या देखने को मिलेगा? तो यहाँ पर आपको नामचा बरवा नाम का एक जो है पर्वत शिखर देखने को मिलेगा। ये आपका डी विकल्प हो जाएगा। कहाँ पर है ये? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा नामचा बरवा। डी विकल्प जो है सही हो जाएगा। बीपीएससी सीडीपीओ का सवाल है। देखिए, नामचा बरवा दक्षिणी पूर्वी तिब्बत में हिमालय पर्वतमाला का एक पर्वत है। यह पर्वत हिमालय के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित है और यह विश्व का 28वां सबसे लंबा पर्वत है। अगला सवाल देखिए, निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को जो है अटल टनल पार करती है? तो अटल टनल जो है ये किसको पार करती है? तो अटल टनल जो है ये पूर्वी पीर पंजाल को पार करती है, ठीक है, और इसी में ये बनाई गई है। तो डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 66 बीपीएससी का सवाल है, 2020 में पूछा गया था। देखिए, इसकी लंबाई कितनी है ये भी आपसे कई बार पूछा गया है टीआरई में। तो 9.02 किलोमीटर या 9.02 किलोमीटर लंबी जो अटल टनल है ये हिमालय के पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला में लेह मनाली हाईवे पर हिमाचल प्रदेश में बनाई गई है। अटल टनल रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण लद्दाख को सुदूर लाहौल और स्पीति घाटी तक सभी मौसमों में सड़क मार्ग सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है। हालांकि सुरंग केवल लाहौल प्रदेश में केलांग के उत्तर में दारचा तक कनेक्टिविटी प्रदान करेगी और इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन जिसको हम बीआरओ कहते हैं उनके द्वारा किया गया है और यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वर्ष 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी एवं ले जन प्रकाश सूरी डायरेक्टर जो थे ये बीआरओ के थे। इन ने जो है इस टनल की शुरुआत की थी और 3 अक्टूबर 2020 को रोहतांग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस टनल का जो है उद्घाटन किया। अगले सवाल देखिए, अटल टनल की लंबाई कितनी है? देखिए, मैंने आपसे कहा था सवाल पूछा जाता है और ये पूछा गया है 67 बीपीएससी प्री 2022 में। तो अभी आप लोगों ने देखा कि इसकी जो लंबाई है टोटल ये 9.02 किलोमीटर है, 9.02 किलोमीटर है। देखिए, दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियाँ, इससे संबंधित सवाल आपको बताने हैं। देखिए, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में कौन जो है गंगा के मैदान एवं दक्कन के पठार को जो है विभाजित करता है? कौन सी पर्वत श्रेणी जो है जो गंगा के मैदान और दक्कन के पठार को जो है ये आपका जो है विभाजित करती हैं? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा विंध्याचल श्रेणी। ये बीच में है और इसके एक तरफ जो है गंगा का मैदान है और दूसरी तरफ आपका दक्कन का पठार है। तो ए विकल्प सही हो जाएगा। बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2022 में ये सवाल पूछा गया था। यहाँ पर कहा भी गया है कि विंध्याचल श्रेणी दक्षिण में मध्य उच्च भूमि और उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी हुई है और यह श्रेणी गंगा के मैदान एवं दक्कन के पठार को जो है विभाजित करती है। देखिए, अगला सवाल देखिए, निम्न में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलता है? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ पर मिलता है, कौन सी पहाड़ी पर? तो ये जो है नीलगिरी की पहाड़ी पर मिलता है। याद रखिएगा, नीलगिरी की पहाड़ी पर 60वीं से लेकर 62वीं बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया था 2016 में। देखिए, नीलगिरी पहाड़ी भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलान बिंदु पर स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी जो है डोडा बेटा है जिसकी लंबाई कह रहा हूँ जिसकी ऊंचाई जो है ये 2637 मीटर है। अगला सवाल देखिए, अगले सवाल में कहा जा रहा है जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ अवस्थित हैं? तो जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ पर कौन सी पहाड़ियाँ हैं? तो देखिए, केवल और केवल जो है आपका लैंग्वेज बदला है और सवाल आपका जो है ये वही है। देखिए, 43वीं बीपीएससी में पूछा गया था। उसके बाद आपने ऊपर का सवाल जो देखा ये 60वीं से 62वीं बीपीएससी में पूछा गया था। तो इनको क्या कहते हैं? हम नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहते हैं। याद रखिएगा, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में बम्बई से दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक जो है नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत का खोज किया है और इस पर्वत का नाम क्या रखा गया है ये आपको बताना है। 40वीं बीपीएससी 1995 में ये सवाल पूछा गया था। भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में बम्बई से पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए पर्वत का पता लगाया है। इसका नाम क्या है और इसका नाम क्या रखा गया है? तो इसको कहा गया है रमन सागर पर्वत। ठीक है, रमन सागर पर्वत, बी विकल्प इसका सही हो जाएगा। याद रखिएगा, भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने 3 समुद्र पर्वत श्रेणियों की खोज की है जिनमें से एक मध्य हिंद सागर बेसिन में, दूसरा पूर्वी अरब सागर में जो है सागर कन्या तथा तीसरा मुंबई से 455 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में खोजा गया है। इस पर्वत का नामकरण महान वैज्ञानिक सर सीवी रमन के नाम पर रमन सागर पर्वत रखा गया है। अन्य 2 का नाम पन्निकर और वाडिया के नाम पर रखा गया है। अगला सवाल देखिए, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं। तो महाराष्ट्र और कर्नाटक में जो है पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है? तो इसको हम कहते हैं सह्याद्री। ठीक है, सह्याद्री कहते हैं। 44वीं बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया है। कौन से बीपीएससी में? 44वीं बीपीएससी में। और इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम सह्याद्री के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, तो इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा।
एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिएगा। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक में जो है सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल देखिए, छठवां सवाल है कि कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ कौन सी हैं? तो कन्याकुमारी से जो सटी पहाड़ियाँ हैं इनको हम कार्डमम पहाड़ियाँ कहते हैं। ठीक है, कार्डमम पहाड़ियाँ कहते हैं। इनका सी विकल्प सही हो जाएगा। बीपीएससी प्री 2019 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, पश्चिमी घाट पर्वत हिमालय के बाद भारत का दूसरा सबसे लंबा पर्वत श्रेणी है और इसकी लंबाई जो है 1500 किलोमीटर है। इसे सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। नीलगिरी पहाड़ी एक असली गांठ है जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत मिलने पर बनती है। नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर जो है डोडा बेटा है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, जो दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर जो है ये अनाईमुड़ी जो है अन्नामलाई पर्वत में है। अनाईमुड़ी जिसकी ऊंचाई जो है 2695 मीटर है और यह नीलगिरी के दक्षिण में स्थित है। अन्नामलाई के दक्षिण में कार्डमम इलायची की पहाड़ियाँ, इनका विस्तार जो है कन्याकुमारी तक लगभग जो है 8 डिग्री 19 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, तक कार्डमम पहाड़ियाँ कन्याकुमारी से जो है सटी हुई हैं। देखिए, नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम हिल सह्याद्री में ही स्थित पहाड़ियाँ हैं। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय का बागान नहीं है? तो कौन से पहाड़ी पर? तो यहाँ पर अगर दार्जिलिंग देखेंगे, नीलगिरी देखेंगे, इसके अलावा एक ऑप्शन और है आपका कौन सा, गिरनार। तो देखिए, कानन देवन में भी है, नीलगिरी में भी है, दार्जिलिंग में भी है, लेकिन गिरनार की पहाड़ियाँ जो है ये आपके गुजरात में पाई जाती हैं। यहाँ पर आपके चाय के बागान नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका डी विकल्प जो है सही हो जाएगा। बीपीएससी प्री 2019 में यह सवाल पूछा गया है। देखिए, दिए गए विकल्पों में गिरनार पहाड़ी पर चाय के बागान नहीं है, अन्य सभी पहाड़ियों पर चाय के बागान हैं। कानन देवन पहाड़ियाँ भारत के केरल राज्य में इडुक्की जिले में स्थित हैं। यह क्षेत्र मुन्नार हिल स्टेशन के पास अवस्थित है। मुन्नार क्षेत्र में 1870 के दशक से चाय बागानों की शुरुआत हुई थी। नीलगिरी दक्षिण में अवस्थित है और पश्चिमी घाट का महत्वपूर्ण पर्वत क्षेत्र है। नीलगिरी चाय भारत की सबसे विशिष्ट चायों में से एक है। भारत का दार्जिलिंग मुख्यतः चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है, जो सिक्किम राज्य के दक्षिण में पश्चिम बंगाल राज्य में अवस्थित है। गिरनार पर्वत गुजरात राज्य में अवस्थित है, जहाँ पर चाय बागानों का विकास नहीं हो पाया है, अतः आपका जो है डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है कि सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है? जो सोमेश्वर श्रेणी है ये किसका भाग है, ये आपको बताना है। तो सोमेश्वर जो है ये शिवालिक श्रेणी का ही एक भाग है, याद रखिएगा। शिवालिक श्रेणी का डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2022 में ये सवाल आपका पूछा गया था। देखिए, सोमेश्वर हिल या सोमेश्वर श्रेणी या शिवालिक श्रेणी का जो है बाह्य उप हिमालय का एक भाग है। धातव्य है कि हिमालय को जो है निर्माण के आयु के आधार पर जो है एवं वलयों की तीव्रता के आधार पर 4 समानांतर संरचनात्मक क्षेत्रों में बांटा गया है, जिसमें ट्रांस हिमालय में तिब्बत का क्षेत्र आता है, बृहत हिमालय में महान हिमालय आता है और लघु हिमालय में जो है मध्य हिमालय आता है और जो बाहरी हिमालय है इसको हम शिवालिक के रूप में जानते हैं। अगला सवाल देखिए, दक्षिणी प्रायद्वीपीय उच्च भूमि का क्या नाम है? दक्षिणी प्रायद्वीपीय उच्च भूमि जो है इस किसका भाग है ये आपको बताना है। बीपीएससी 11वीं से 12वीं के एग्जाम में ये आपका 26/8/2023 में पूछा गया था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, देखिए जो दक्षिणी प्रायद्वीपीय भूमि है ये गोंडवाना लैंड का भाग है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था। तो ए विकल्प इसका जो है सही हो जाएगा। देखिए, दक्षिणी प्रायद्वीपीय उच्च भूमि जो है गोंडवाना लैंड का भाग है। इसमें मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र आदि के कुछ हिस्से जो है शामिल है। अगला सवाल देखिए, अन्नामलाई, इलायची की पहाड़ी और पालनी की पहाड़ियाँ जो है ये मिलती हैं, तो ये कहाँ पर मिलती हैं ये आपको बताना है। तो ये जो है अनाईमुड़ी में मिलती हैं, याद रखिएगा। ये अनाईमुड़ी श्रृंखला में आपको भी देखने को मिलती हैं, अन्नामलाई और इलायची की पहाड़ियाँ और पालनी की पहाड़ियाँ। तो यह आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2005 में सवाल पूछा गया था। देखिए, अनाईमुड़ी भारत के पश्चिमी घाट की एक पर्वतमाला है और यह केरल के एर्नाकुलम जिला और इडुक्की जिला में स्थित है। यहीं पर अन्नामलाई, इलायची की पहाड़ियाँ और पालनी की पहाड़ियाँ आपको देखने को मिलती हैं। अगला सवाल देखिए, पर्वत चोटियों से संबंधित है और यहाँ पर कहा जा रहा है कि भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? मैंने आपको पहले ही बताया था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा गाडविन ऑस्टिन। ठीक है, गाडविन ऑस्टिन। अब देखिए, यहाँ पर आप कहेंगे कि थोड़ी देर पहले तो आपने कंचनजंगा बताया हुआ था। ठीक है, अब देखिए गाडविन ऑस्टिन जो है ये आपका गाडविन ऑस्टिन जो है ये भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी है और ये कहाँ पर है? तो ये आपका जो है काराकोरम श्रेणी में है, याद रखिएगा। और ये कहाँ पर? लद्दाख में है। अब मैंने वहाँ पर कंचनजंगा क्यों बताया था? कंचनजंगा इसीलिए बताया था क्योंकि जो है वहाँ पर ऑप्शन में आपका केटू गाडविन ऑस्टिन नहीं था। ठीक है, केटू गाडविन ऑस्टिन नहीं था, इसीलिए वहाँ पर कंचनजंगा सही हो गया था। अब क्योंकि कंचनजंगा यहाँ पर इसके अलावा जो है गाडविन ऑस्टिन भी दिया गया है, तो इसीलिए ए विकल्प इसका सही हो जाएगा। देखिए, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी जो है ये माउंट गाडविन ऑस्टिन
दक्षिण केटू है और ये जो है काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। यह भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है और इस क्षेत्र पर जो है पाकिस्तान का कब्जा है। अब देखिए ये पीओके, हम कह सकते हैं पीओके में है, ठीक है। लेकिन अगर पूरी तरीके से भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो ये आपका कंचनजंगा ही हो जाएगा, क्योंकि ये अभी जो है पीओके में है, इसीलिए इसको कहना ज़्यादा उचित नहीं है, लेकिन आयोग ने इसी को सही माना था। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युवा वलित पर्वत नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है युवा वलित पर्वत नहीं है, ये आपको बताना है। देखिए ये जो है बीपीएससी स्कूल टीचर और हेडमास्टर में पूछा गया सवाल था 2023 में, 9/12/2023 को। अरावली, एप्लीसियन और एंडीज, अब इनमें से जो है कौन सा युवा वलित पर्वत नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो वलित पर्वत वे पर्वत हैं, आप सभी लोग जानते हैं, जिनके ऊपरी भागों में जो है वलन के फलस्वरूप जो है ऊपरी भाग जो है ऊपर उठ जाते हैं, तो ये आपके पर्वत बन जाते हैं। अब नवीन वलित पर्वत और प्राचीन वलित पर्वत दो प्रकार के पर्वत होते हैं। यहाँ पर देखिए नवीन पूछा है, युवा पूछा है, तो इसमें अगर हम बात करें तो अरावली जो है और जो है अप्लेशियन जो है, ठीक है, अरावली और अप्लेशियन ये दोनों जो हैं ये आपके प्राचीन वलित पर्वत के उदाहरण हैं, ठीक है, प्राचीन वलित पर्वत के उदाहरण हैं। तो यहाँ पर 2 से ज़्यादा विकल्प आपके सही हो रहे हैं, इसीलिए आपका डी विकल्प सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि अरावली भी प्राचीन जो है वलित पर्वत का एग्जाम्पल है और जो है अप्लेशियन भी उसी का उदाहरण है, तो इसीलिए आपका सही हो जाएगा ये। अब देखिए मैंने आपको बताया ना कि अरावली जो है ये प्राचीन वलित पर्वत है और आपका अप्लेशियन भी जो है ये आपका एक प्राचीन जो है वलित पर्वत का उदाहरण है, इसीलिए यहाँ पर डी विकल्प सही हो रहे हैं। तो आज के सेशन में दोस्तों इतना ही। आपको बताना है कि जो एंडीज पर्वत है ये किसका जो है उदाहरण है, ये किस प्रकार का पर्वत है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई को अच्छे से जारी रखिएगा। मैं आपको NCERT की बुक्स की सभी PDF आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा, आप उससे जुड़ जाइएगा। आपको NCERT जरूर से ज़रूर पढ़ना है। इसके अलावा मैं आपको SCERT की जो बिहार स्टेट की बुक है, बिहार स्टेट बोर्ड की, उसको भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप लोग उसको भी पढ़िएगा। और सारे के सारे क्वेश्चन जो है लगभग वहीं से बनते हैं और PYQ में आपको सॉल्व कराते हुए चल रहा हूं। तो आप सभी लोग जो है हमारा सपोर्ट करिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।